देश को प्रधानमंत्री मोदी ने दी नए फ्रेट कॉरिडोर की सौगात। कहा अब 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी मालगाड़ी, आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी। सीएम ने कहा गलत इरादों से धर्मांतरण नहीं होने देंगे। राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया अध्यादेश। भारत ब्रिटेन के बीच उड़ानें 31 दिसंबर के बाद भी रहेंगी रद्द। देश में नए स्ट्रेन की पुष्टि के बाद विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिए संकेत। स्ट्रेन के 6 मामले मिलने के बाद अलर्ट जारी। चार राज्यों में सफल रहा 2 दिन का कोविड-19 वैक्सीनेशन का ड्राई रन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। फिलहाल राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे रजनीकांत। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भी रहेंगे दूर। स्वास्थ्य कारणों से लिया ये बड़ा फैसला। वंदे मातरम 5 का पंच देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। 5 के पंच में दिन भर की 5 बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देश को मिली एक अहम सौगात की। प्रधानमंत्री मोदी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को देश को समर्पित किया है। इसके साथ ही प्रयागराज में ओसीसी का भी शुभारंभ किया गया। ये सेक्शन मौजूदा कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन से भीड़ भाड़ कम कर देगा और भारतीय रेलवे को तेज ट्रेन चलाने में सक्षम करेगा। फिर बात करेंगे लव जिहाद पर कानून की। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है और इसके साथ ही अब राज्यपाल की मंजूरी मिलने की अब सिर्फ इंतजार और उस क्षण की प्रतीक्षा है। इसके बाद मध्य प्रदेश में अध्यादेश के रूप में इस कानून को भी लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद चर्चा होगी रजनीकांत की। स्वास्थ्य कारणों की वजह से रजनीकांत ने पार्टी बनाने से साफ इनकार किया है। इसके बाद बात करेंगे नए साल के लिए राज्य सरकारों की गाइडलाइंस की और अंत में बात होगी कोरोना वायरस के कहर की। जहां एक और कोरोना वायरस के केस कम हो रहे हैं तो वही दूसरी ओर नए स्ट्रेन की भारत में दस्तक से दहशत मच गई है। और शुरुआत हम करने वाले हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संचालन को लेकर, जिसका इंतजार अब खत्म हो चुका है। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे की न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा तक के 350 से ज्यादा किलोमीटर दूरी वाले महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को वर्चुअली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रीन सिग्नल देते हुए देश को यह समर्पित कर दिया है। इस खंड पर दोनों ओर से मालगाड़ियों को भी रवाना करने के साथ ही यहां से मालगाड़ियों का संचालन भी शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। भारत और भारतीय रेल का सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। ये शब्द आज पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान कहे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज हम आजादी के बाद का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरता देख रहे हैं। प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक है। ये दुनिया के बेहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर में से एक है। इसमें मैनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो तकनीक है वो भारत में ही तैयार हुई है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, अर्थव्यवस्था बढ़ी, तो माल ढुलाई के इस नेटवर्क पर दबाव भी बहुत बढ़ता गया। समस्या ये थी कि हमारे यहां यात्रियों की ट्रेनें और मालगाड़ियां दोनों एक ही पटरी पर चलती हैं। मालगाड़ी की गति धीमी होती है। ऐसे में मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए यात्री ट्रेनों को स्टेशन पर रोका जाता है। इसका सीधा असर हमारे खेती, खनिज उत्पाद और औद्योगिक उत्पादों की कीमत पर पड़ता है। महंगे होने के कारण
वो देश और विदेश के बाजारों में होने वाली स्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं, हार जाते हैं। भाई और बहनों, इसी स्थिति को बदलने के लिए फ्रेट कॉरिडोर की योजना बनाई गई। ईटीएफसी का 351 किलोमीटर लंबा न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये सेक्शन मौजूदा कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़ भाड़ कम कर देगा और भारतीय रेलवे को तेज ट्रेन चलाने में सक्षम करेगा, जबकि पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1,856 किलोमीटर लंबा है। ये लुधियाना के पास साहनेवाल से शुरू होता है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों से गुजरकर पश्चिम बंगाल के दनकुनी में समाप्त होता है। पीएम मोदी ने बताया कि अभी देश में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है ताकि माल एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। पीएम ने कहा कि अब यात्री ट्रेन कम लेट होगी, साथ ही मालगाड़ी तेजी से काम करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि नए फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के माध्यम बनेंगे। वहीं इस मौके पर यूपी सीएम ने कहा कि पहले मालगाड़ियों की गति सिर्फ 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो अब 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यूपी के हर छोटे बड़े उद्योग को इस कॉरिडोर से लाभ मिलेगा। यूपी का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह एक नया उपहार आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त हो रहा है। हमारे लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। यह प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले जो मालगाड़ियों की औसत गति मात्र 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वह बढ़कर के 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्रदेश के माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने की एक नई गति और उत्तर प्रदेश के न केवल खाद्यान्न को अपितु यहां औद्योगिक विकास की दृष्टि से एक नया माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में हमें प्राप्त होगी। इस परियोजना का उद्देश्य गलियारे के मार्ग के साथ राज्यों में बुनियादी ढांचे और उद्योग को रफ्तार देना है। कई राज्यों से होकर गुजरने वाले इस कॉरिडोर का करीब 57% हिस्सा यूपी से होकर गुजरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद कानून को पास कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में धर्म स्वतंत्र अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। अब इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद फिर यह कानून की शक्ल ले लेगा। पहले मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा सत्र में धर्म स्वतंत्र बिल को पारित करने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते विधानसभा सत्र स्थगित हो गया। इसलिए अब सरकार धर्म स्वतंत्र अध्यादेश ले आई है। इस अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी के बाद 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा से पारित करना पड़ेगा। एमपी में लव जिहाद कानून क्या है, इसके प्रावधान क्या है, आपको बताएंगे। नए कानून में कुल मिलाकर 19 प्रावधान हैं। धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसके लिए वो स्वतंत्र है। दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 2 से 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करने पर शादी शून्य मानी जाएगी। इसके साथ जबरन धर्मांतरण पर कम से कम 5 साल की जेल होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें, आजीवन कारावास का भी प्रावधान लव जिहाद कानून में शामिल है। आपको बता दें, अनुसूचित जाति, जनजाति और नाबालिग के साथ जबरन शादी करने पर 3 साल की सजा तय है और बिना आवेदन दिए धर्मांतरण करने वाले धर्मगुरु, काजी, मौलवी या पादरी 5 साल तक की सजा के लिए दंडनीय होंगे। और कुल मिलाकर इसके बाद मध्य प्रदेश में नई शुरुआत हो सकती है, कहना गलत नहीं होगा। खैर, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे
रजनीकांत की। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति में आने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसके लिए खुद जानकारी भी दी है। उन्होंने बताया कि इस साल राजनीति में आने का फैसला उन्होंने लिया था और इससे 31 दिसंबर को अपनी पार्टी का ऐलान भी करने वाले थे, लेकिन अब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने राजनीति में आने से साफ मना कर दिया है। इसी साल एक ट्वीट करके सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी राजनीति में आने की जानकारी दी थी और कहा था कि वो 31 दिसंबर को अपनी पार्टी का ऐलान भी करने वाले हैं। लेकिन हाल ही में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्होंने अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करते हुए राजनीति में नहीं आने का फैसला लिया है। रजनीकांत ने एक लंबे पत्र में स्वास्थ्य मुद्दों की ओर इशारा करते हुए तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनाव में भाग न लेने की घोषणा की। इस दौरान रजनीकांत ने कहा कि अपने निर्णय से पीछे हटने पर मुझे आलोचना का शिकार होना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने प्रशंसकों को किसी दुविधा की स्थिति में नहीं रखना चाहता। मैं अब वैक्सीन के बाद भी स्वास्थ्य को संभाल पाने में अक्षम हूँ, इसलिए बिना चुनाव लड़े ही लोगों की सेवा करूँगा। अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मैं सोशल मीडिया और टेलीविजन पर प्रचार करके चुनाव नहीं जीत सकता। ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारतीय फिल्मों के महानायक रजनीकांत का प्रभाव पहली बार राजनीति में दिख रहा है। 2016 में जयललिता और 2018 में करुणानिधि के निधन के बाद तमिल राजनीति में एक शून्य सा बन चुका है। इसके बाद से ही लगातार रजनीकांत और कमल हसन के ऊपर लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। यही वजह है कि रजनीकांत पिछले 2 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्होंने अभी तक राजनीति में प्रवेश नहीं किया था और इसी के चलते इस महीने की शुरुआत में मशहूर फिल्म एक्टर रजनीकांत ने कहा था कि वो जनवरी 2021 में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। अपनी पार्टी का ऐलान करते हुए रजनीकांत ने स्पष्ट किया था कि उनकी पार्टी तमिलनाडु में 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन इससे पहले वो इस पार्टी का ऐलान करते उनकी तबीयत बिगड़ गई और एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि जिस फिल्म की वो शूटिंग कर रहे थे, उस फिल्म के सेट पर कई लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। हालांकि रजनीकांत का कोरोना टेस्ट नेगेटिव था, उसके बाद भी उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था। हालांकि जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी राजनीति में न आने का फैसला लिया। रजनीकांत को डॉक्टर्स ने भी कई बार एहतियात बरतने को कहा था, जिसके चलते उन्हें राजनीति में न आने की सलाह दी गई थी। लेकिन रजनीकांत ने फिर भी पार्टी बनाने का फैसला लिया था और अब अचानक उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपना फैसला बदल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। बस 2 दिन और फिर उसके बाद पूरा विश्व नए साल के जश्न में डूब जाएगा। लेकिन इस बार नए साल का जश्न पाबंदियों भरा होगा। कोरोना वायरस के खतरे और नए स्ट्रेन की भारत में एंट्री के बाद राज्य सरकारों ने नए साल के जश्न के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिनका पालन करना सभी के लिए जरूरी होगा। आइए जानते हैं कि किस राज्य ने क्या गाइडलाइंस जारी की हैं। साल 2020 खत्म होने में महज 2 दिन का समय बाकी है, लेकिन कोरोना के संकट को देखते हुए न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। केंद्र के जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं कैंपेन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने नए साल के कार्यक्रम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना सभी के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप नए साल के मौके पर पार्टी करने का प्लान बना रहे हैं तो पहले सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के बारे में जान लीजिए। आइए जानते हैं कि नए साल के लिए किस राज्य ने क्या गाइडलाइन जारी की है। न्यू ईयर के लिए महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस। महाराष्ट्र में 5 जनवरी तक 7 घंटे का नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। तमाम बड़े शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर जश्न पर पाबंदी। किसी भी चर्च में 50 से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं। रात 8 बजे के बाद चर्च में प्रवेश वर्जित है। न्यू ईयर के लिए यूपी सरकार की गाइडलाइंस। कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संबंधित डीसीपी से अनुमति लेना जरूरी। आयोजनकर्ताओं को अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा। किसी भी कार्यक्रम में एक बार में 100 से अधिक व्यक्ति भाग नहीं ले सकेंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। न्यू ईयर के लिए कर्नाटक सरकार की गाइडलाइंस। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक पब, क्लब और रेस्टोरेंट में आयोजन पर पाबंदी। बेंगलुरु में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक सख्त नियम लागू होंगे। न्यू ईयर के लिए हिमाचल प्रदेश में गाइडलाइंस।
हिमाचल प्रदेश के 8 प्रमुख जिलों में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू। इसमें शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जैसी जगहें शामिल हैं। न्यू ईयर के लिए मणिपुर में गाइडलाइंस। शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू। दिन के वक्त सार्वजनिक स्थलों पर सेलिब्रेशन की अनुमति। न्यू ईयर के लिए ओडिशा में गाइडलाइंस। कटक और भुवनेश्वर में कई तरह की पाबंदियां। पब, होटल और रेस्टोरेंट्स में पार्टीज प्रतिबंधित रहेंगी। लोगों से घर में रहकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की अपील। न्यू ईयर के लिए तमिलनाडु में गाइडलाइंस। क्लब, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट के साथ बीचेस पर भी सेलिब्रेशन बैन। यह प्रतिबंध 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक रहेगा। लोगों का पसंदीदा मरीन बीच न्यू ईयर की शाम को बंद रखा जाएगा। न्यू ईयर के लिए पंजाब में गाइडलाइंस। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। इंडोर गैदरिंग्स में 100 और आउटडोर गैदरिंग्स में 250 लिमिट। न्यू ईयर के लिए राजस्थान में गाइडलाइंस। 31 दिसंबर की रात 8 से लेकर 1 जनवरी शाम 6 बजे तक कर्फ्यू। 1 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों पर प्रतिबंध। पटाखों की बिक्री और सार्वजनिक स्थलों पर जश्न भी प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे में अगर आप भी नए साल पर कोई कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं तो बेहतर होगा पहले अपने राज्य की गाइडलाइंस के बारे में जान ले। ऐसा न हो कि आपके जश्न में अंतिम समय में कोई विघ्न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। भारत में इस महीने तीसरी बार कोविड-19 के एक दिन में 20,000 से कम नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,02,24,303 हो गए हैं, जिनमें से 98 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 16,432 नए मामले सामने आए, जो पिछले 6 महीने में इस अवधि में सामने आए सबसे कम मामले हैं। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 16,432 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जो हाल के कुछ महीनों में एक दिन में सामने आए संक्रमितों की सबसे कम संख्या है। वहीं संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 98 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 16,432 नए केस सामने आए हैं। पिछले दिन 252 लोगों की मौत हुई है। कुल कोरोना केस 1,02,24,303 हो चुके हैं। कल कुल 24,900 लोग ठीक हुए, जबकि अब तक 98,07,569 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 16,98,17,49 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9,83,695 सैंपल कल टेस्ट किए गए। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर करीब 2.72% रह गई है, जबकि संक्रमण का इलाज करा रहे संक्रमितों की संख्या 2,68,581 रह गई है। भारत में कोविड-19 मामलों की संख्या 7 अगस्त को 20 लाख के आंकड़े को पार कर गई थी, जबकि 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख, 16 सितंबर को 50 लाख के आंकड़े को पार कर गई थी। संक्रमित लोगों की संख्या 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई थी। भले ही देश में कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हों, लेकिन ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद भारत पर भी खतरा मंडरा रहा है। भारत में इस वायरस को लेकर हलचल के बीच पूरी खबर सामने आ रही है। ब्रिटेन समेत यूरोपीय देशों में कहर मचाने वाला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अब भारत में भी आ गया है। दरअसल ब्रिटेन से लौटने वाले 6 मरीज कोरोना वायरस के इस म्यूटेंट से संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी लोगों को सिंगल आइसोलेशन रूम में रखा गया है। इनके संपर्क में आए करीबी लोगों को भी क्वारंटीन में रखा गया है। गौर करने वाली बात यह है कि 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच कुल 33,000 यात्री यूके से भारत के अलग अलग एयरपोर्ट पर आए थे, जिनमें से अभी तक 114 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनके सैंपल को जब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया तो 6 में नया स्ट्रेन मिला है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कारण लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि वायरस का यह स्ट्रेन काफी तेजी से फैलता है और लोगों को जल्दी संक्रमित करता है। इसके म्यूटेशन से वायरस के उन हिस्सों में बदलाव देखने को मिला है जो इंसान की कोशिकाओं पर असर डालते हैं।
कुछ म्यूटेशन के कारण वायरस की इंसानी कोशिकाओं को संक्रमित करने की क्षमता बढ़ जाती है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन 70% ज्यादा संक्रामक है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। चटपटी चाट हो या